नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सभी लोग एग्रोनॉमी की क्लास में हर दिन रात को 8:05 पर हम लोग एक दूसरे के साथ समय साझा करते हैं और उसमें पढ़ते हैं सस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अच्छा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। इसी क्रमवार अध्ययन में आज हम आपके सामने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पल्सेस या दलहनी फसलें। हम लोगों ने फूड ग्रेन्स में स्टार्ट किया था सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन को और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पड़ाव आता है हमारा पल्सेस, जिसमें हम दलहनी फसलों का समावेश देखेंगे। दलहनी फसलों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो फसलें ज़्यादा डिटेल वाली होंगी उनको डिटेल में पढ़ाएंगे, जो नॉर्मल सा इंट्रोड्यूस कराने वाली जो फसलें होंगी उनका इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन पेपर में तोड़कर आना है। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके भाई बंधु हों जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, वहां तक क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि हर एक बच्चे को इस क्लास का लाभ मिल सके। और जो बच्चे नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय आपके कुछ अच्छा करने का है। अगर आप इस टाइम पर ये चीज़ों में अपना समय गवा देंगे कि पेपर कब होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं और कब तक पढ़ूं, ये सब बातें अभी नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन ही आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मेरा सॉइल साइंस पूरा है, क्या मेरा एक्सटेंशन पूरा है, क्या हमारा एग्रोनॉमी पूरा है। तो अंदर से जवाब आना चाहिए, अगर पूरा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर नहीं है तो उस पर प्रयास करो और प्रहार करो, क्योंकि जब तक आप प्रयास और प्रहार दोनों को साथ में लेके नहीं चलोगे तब तक आप खराब हो जाओगे। इतिहास गवाह है कि शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। हथियार चलाना भले छोड़ देना, परंतु हाथ से हटाना मत छोड़ना, क्योंकि हथियार, इतिहास मैं बताता हूं थोड़ा। अशोक सम्राट को जानते होंगे, उन्होंने हथियार छोड़ ही दिए थे बिल्कुल से। उसके बाद अशोक का उतना नाम रहा नहीं रहा। कहने का मतलब बिल्कुल हथियार नहीं। अब जैसे हमारे ऊपर ईश्वर है, उसके पास एक हथियार है जिससे लोग डरते हैं कि गलत करेंगे तो भुगत जाएंगे, है ना। वो हथियार तो वो है उसके हाथ में, वो कभी हटाना नहीं चाह रहा है, इससे लोग डर रहे हैं। तो आपके हाथ में भी हथियार होना चाहिए। पढ़ाई हमेशा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। एकदम से पढ़ाई त्याग दोगे तो आप भी खत्म हो जाओगे, इस बात को भी ध्यान रखना। हम शुरुआत करने जा रहे हैं पल्सेस या दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप जिसको हिंदी में कहते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलों को पढ़ने से पहले जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दलहनी फसलों से संबंधित कुछ पूछे जाते हैं अभी तक के पेपर में, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दलहनी फसलों में हमको किन किन फसलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जाननी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी हमें किन किन फसलों के बारे में लेनी है, वो जानकारियां हम अपने पास रखना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन सी फसलों के बारे में अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चना। चना के बारे में हमको देखना है। हम मटर के बारे में अध्ययन करेंगे, हम मसूर के बारे में अध्ययन करेंगे, हम राजमा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम एक पास इनको क्यों लिखा दिए, क्योंकि इनका भी अपना कोई रीजन होगा। ये एक पास लिखने का हमारा तात्पर्य यही था कि ये रवि दलहन है। कैसी हैं ये? रवि दलहन है। अगर ये रवि दलहन है तो इनमें अंकुरण कैसा होगा, तो ध्यान देना। रवि दलहन है तो अंकुरण होगा अधोभूमिक, परंतु राजमा भाई एक अपवाद है इसके, इनमें उपरभूमिक होता है। तो अगर हम बात करें कि इन तीन में, इनमें, इनमें और इनमें अंकुरण की अगर हम बात कर लें तो अधोभूमिक अंकुरण होता है। कैसा होता है? अधोभूमिक। हालांकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले बता रखे हैं, परंतु फिर भी कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे तो उनके लिए ये बताना जरूरी है कि जो रबी दलहन होते हैं
सभी कैसे होते हैं, अधोभूमिक अंकुरण वाले होते हैं, परंतु राजमा साहब ये अपवाद होते हैं, इनमें क्या होता है, उपरिभूमिक। कैसा होता है, उपरिभूमिक, उपरिभूमिक अंकुरण होता है राजमा में। और ये क्या होते हैं, ये अपवाद होते, एक्सेप्शंस हैं रबी पल्सेस का। तो जो रबी दलहन है, जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट होंगे। कैसे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट। ये भी ध्यान देना थोड़ा, कैसे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। ये चीजें हमने यहां पर देख लिया कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, रबी दलहन है, और इनमें अंकुरण कैसा कैसा देखा जा रहा। ये तो चीजें हमने यहां पर देख ली। अब हम आगे की फसलों को पढ़ेंगे, जैसे अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, जिसको चमला भी कहते हैं, बोडो भी कहते हैं, और वानस्पतिक मीट भी कहते हैं, वानस्पतिक मांस भी कहते हैं। लोबिया के बाद आपका आ जाता है मोठ। ठीक है, क्या आ जाता है, मोठ आ जाता है। और उसके बाद और भी आ जाता है, जैसे खेसारी, खेसारी भी आ जाता है इसी में। और भी आ जाता है, कुल्थी आ जाता है। क्या आ जाता है, कुल्थी। और भी आ जाता है, ग्वार आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्वार आ जाता है, ग्वार। क्लस्टर बीन जिसको कहते हैं, क्लस्टर बीन। ये सभी कैसी होती है, खरीफ ऋतु की दलहन होती हैं। कैसी होती हैं, खरीफ ऋतु की दलहन होती हैं। इन सबको हम लोग नोट करते हैं खरीफ दलहन। खरीफ दलहन में हम इनको नोट करते हैं। और अगर ये खरीफ दलहन है तो जाहिर सी बात है कैसी हैं, शॉर्ट डे प्लांट। कैसी हैं, शॉर्ट डे प्लांट है। हमने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन कौन सी दलहनें पढ़नी है, और इनका वर्गीकरण भी कर दिया कि कौन सी रबी में है, कौन सी खरीफ में है। ये भाई साहब खरीफ में अपवाद हैं, ये खरीफ में अपवाद हैं। तो इनका अपवाद वाला क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर अधोभूमिक अंकुरण होगा। तो अरहर में कैसा होता है, अधोभूमिक। सारी खरीफ में ऊपर भूमिक होगा, परंतु अरहर में अधोभूमिक अंकुरण देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, ऊपर भूमिक अधोभूमिक अंकुरण देखने को मिलेगा। बाकी ये जो फसलें हैं, इनमें कैसा अंकुरण देखने को मिलेगा, ऊपरी भूमिक अंकुरण। कैसा, ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक को भूमियोपरिक भी बोलते हैं, साइड में कहीं चिपका लेना, भूमियोपरिक अंकुरण भी बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा हमको बस यहाँ ये देखना था कि हमको कौन कौन सी फसलें पढ़नी है, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब यहां से हम आगे की ओर आपको लेके चलेंगे। ठीक है, एक एक करके और भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सभी दाल वाली फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। ये बात आप एक पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सभी दाल वाली फसलें, ये स्टेटमेंट आ जाता है, सभी दाल वाली फसलें, दाल वाली फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की होती हैं। सभी दाल वाली फसलें लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। परंतु परंतु लेग्यूमिनेसी कुल के सभी पौधे, परंतु
लेग्यूमिनेसी कुल की सभी फसलें, कुल की सभी फसलें दलहन नहीं होती, सभी फसलें दालें नहीं होती, दालें नहीं होती। यहां पर कहने का हमारा आशय बस यही निकल रहा है कि जितनी भी दाल वाली फसलें पढ़ते हैं हम लोग, वो तो लेग्यूमिनेसी में आती हैं, परंतु सारी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें जो हैं वो दाल नहीं हो सकती। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करना चाहें जैसे, तो जैसे में हम क्या देखेंगे, मूंगफली एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है कि नहीं है? ठीक है, उसके साथ साथ सनई एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, बरसीम एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, रिजका एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आपको। अब आपको ये नहीं बताएंगे कि ये कौन कौन सी फसलें हैं, इनका वर्गीकरण हमने पढ़ा रखा कि मूंगफली को हम कौन सी फसल में लिखेंगे, सनई को किस में देखेंगे, वरसीम को किस में देखेंगे, रिजका को किस में देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरुआत वाला पहला दूसरा आप वीडियो जाके देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर डिटेल से हमने एनालिसिस इसका कर रखा है। तो अब हम देखते हैं, जैसे एक और बिंदु हमारे सामने आता है, सोयाबीन नए विश्व की तिलहनी फसल है। सोयाबीन, सोया स्टेट के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते हैं, और मध्य प्रदेश के राज्य के इंदौर शहर में सोयाबीन का शोध संस्थान भी स्थित है, एनआरसी फॉर सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसको वंडर क्रॉप और बोनलेस मीट भी कहते हैं। ये सब आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम बस यही देखेंगे सोयाबीन दलहनी भी फसल है और सोयाबीन तिलहनी भी है। तो दलहनी प्लस तिलहनी दोनों फसलों की श्रेणी में कौन सी आती है फसल? सोयाबीन आती। परंतु इसकी दाल नहीं बनाई जाती। दाल इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें लेपोक्सिडेज नाम का एक हानिकारक एंजाइम पाए जाने के कारण इसका दाल के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम मोस्टली तिलहनी में करते हैं, बाकी इसकी खली वगैरह का प्रयोग हम लोग खाने में के रूप में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि आप दलहनी कुल के गुणसूत्र याद करते करते परेशान हो जाते होंगे, तो एक ट्रिक भी देख लो, ट्रिक भी देख लो। ट्रिक क्या कह रही है? सभी खरीफ, जो सभी खरीफ दलहन हैं उनमें गुणसूत्र कितना होगा? तो 2n बराबर होगा 22। कितना होगा? 22 होगा। इस बात को आप इस बॉक्स में बंद कर लो कि जितने भी खरीफ दलहन हैं उनमें गुणसूत्र कितना होगा? 22 होगा। और सभी रबी दलहन, सभी रबी दलहन, सभी जो रबी दलहन होती हैं उनमें गुणसूत्र कितना होगा? तो 2n बराबर होगा 14। कितना होगा? 14 होगा। तो जो रबी ऋतु वाली दलहनें हैं इनमें गुणसूत्र संख्या 14 है, परंतु यहां भी अपवाद है क्योंकि दुनिया अपवादों से घिरी है। अपवाद क्या है? काबुली चना। अपवाद क्या है? काबुली चना, जिसको हम लोग छोले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोले। तो काबुली चना में 2n कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो ये एक अपवाद हो गया काबुली चने का। बाकी जितने भी रबी पल्सेस होते हैं सब में क्या होते हैं? ये गुणसूत्र होते हैं 22। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब एक बात और हम बात कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें भी कुछ चीजें हम मेंशन कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जैसे पल्स, पल्स नाम की एक टॉफी भी आती है, खाए हो आप लोग? ठीक है, तो पल्स जो है कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। पुर्तगाली। अब पुर्तगाली की जब बात आती है तो आप इनको तो जानते ही होंगे, कोलंबस और वास्को डिगामा को जानते हो ना? ठीक, तो
ये कहाँ के हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कौन से? पल्स। तो पुर्तगाली वाले लोग पल्स को क्या कहते थे? ये कहते थे पोटेस। क्या बोलते थे? पोटेस। पुर्तगाल वाले पल्स को पोटेज बोलते थे। और इस पोटेज का जो अर्थ ये निकालते थे, इसका जो अर्थ निकालते थे या मीनिंग इसकी देखते थे, कलेक्शन ऑफ पॉड। इसका अर्थ क्या होता था? कलेक्शन ऑफ पॉड, मतलब फलियों का एकत्रीकरण या फलियों का एकत्रण। फलियों का एकत्रण ही क्या होता है? पल्स का सही अर्थ होता है, सही मायने में। तो हमने यहां तक देखा कि पल्स पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जो पोटेज या लेगन के नाम से इसको जानते थे, जिसका अर्थ था कलेक्शन ऑफ पोड। इसको भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट बना लो, ताकि आपके भविष्य में ये रिवीजन के काम आएगा। यहाँ तक की चीजों को हमने बहुत अच्छे से देखा। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं, आगे की वार्ता शुरू करते हैं कि भारत दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत दलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है। तो जो दलहन उत्पादन है, इसमें भारत पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान? पहला स्थान रखता है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे IIPR, बहुत ज्यादा पूछा जाता है IIPR के बारे में। कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये कहाँ है? ये कल्याणपुर, कानपुर में है। तो कल्याणपुर एक लोकल कस्बा हो जा रहा है, तो हम सीधा कानपुर यूपी लिखते हैं। यूपी की आर्थिक राजधानी हम बोलते हैं कानपुर को, चमड़ा नगरी बोलते हैं नहीं, और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं हम कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, इंडिया के अंदर मोस्टली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कानपुर से होके गुजरते गुजरते, इसीलिए कानपुर को हम सेंट्रल भी मानते हैं यूपी का। रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आप देखे होंगे कानपुर सेंट्रल लिखा है वहां। आगे हम बात करते हैं, 1200 प्लस यहाँ चमड़े की फैक्ट्री लगी हुई हैं कानपुर से लेके उन्नाव के बीच में। जैसे आप उन्नाव पहुंचोगे, आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि अरे हम तो उन्नाव में हैं। अब आप समझ चुके होंगे कैसे पता चलता होगा आपको? दुर्गंध से, सड़े हुए चमड़े की दुर्गंध से आप जान जाते हैं कि लखनऊ के बाद अब उन्नाव आने वाला है। हमने देखा यहाँ पर IIPR के बारे में। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट देखते हैं जिसका नाम है टेम्पो, और ये TMO से रूपांतरित होकर बना है टेम्पो। इसका मतलब क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन oilseed and pulses, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस एंड oilseed। ये 1986 में बनकर तैयार हुआ था टेम्पो, तो लिख लेते हैं 1986। ये इंपॉर्टेंट है, 1986 टेम्पो की बात करते हैं। अब यहाँ पर दाल वाले से कुछ संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कवर करा दिए। अब पहली फसल पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, और वो फसल है चने की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्राम या चिकपी या बंगाल ग्राम, इसके इतने नाम हैं। चने की खेती,
चने की खेती, इसका बॉलीवुड में भी जिक्र है। आप एक ऋषि कपूर जी का गाना है, आप देखना। तो चने की खेती को हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ, अंग्रेजी में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी ठीक है। इसी को बोलते हैं वेंगाल ग्राम, और इसी को ग्राम भी बोल देते हैं। मोस्टली हम लोग छोटे पर ग्राम पढ़ते हैं ना, तो ग्राम भी बोल देते हैं। ये एक ही नाम है। अब हम इसको उपनाम अलग से नहीं लिखाएंगे, आपका यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। आप इतने समझदार हो, आप जान जाओगे मेन हेडिंग। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग मेन हेडिंग पढ़ना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, मेन हेडिंग को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पर हमने इसके उपनाम भी लिखा दिए, बंगाल ग्राम वगैरह। अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, इसके जनरल इंट्रोडक्शन पर। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, और इसका कुल क्या होता है, और इसमें उपकुल भी पूछा जाता है। उपकुल, कई बार पेपर में उपकुल से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें गुणसूत्र भी पूछे जाते हैं। तो गुणसूत्र की बात करते हैं। उसके साथ ही साथ हम इसका उत्पत्ति स्थान पर भी चर्चा करते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, और उत्पत्ति स्थान के साथ साथ हम देखते हैं पुष्पक्रम पे भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें पुष्पक्रम कौन सा पाया जाएगा, और फल का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट इसमें किस प्रकार का पाया जा रहा है। और मोस्टली जो जड़ तंत्र होता है, जो पल्सेस होते हैं, वो टैपरूट प्रकार के होते हैं, मतलब मूसला जड़ें उसमें पाई जाती हैं, सीधा अंदर की ओर एक गहरी जड़ जाती है। तो इसका रूट सिस्टम भी हम यहीं पर देख लेंगे। जड़ तंत्र की जब हम बात करेंगे कि इसमें जड़ तंत्र कैसा पाया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चने की। जो नॉर्मल सा चना हम यहाँ पढ़ेंगे, साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम, एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। कुल इसका कौन सा होता है, तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। और इसी का दूसरा नाम होता है फेवेसी, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं फेवेसी। चाहे आप लेग्यूमिनेसी बोलो, चाहे आप फेवेसी बोलो, दोनों एक ही नाम है। और उपकुल की बात करते हैं तो इसका होता है पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैप्लियोनेसी उपकुल होता है दलहनों का। साथ ही साथ गुणसूत्र की बात करते हैं तो साइसर एराइटिनम में गुणसूत्र होते हैं 14। कितने होते हैं, 14। आगे हम जब छोले वाले चने पढ़ाएंगे आपको, काबुली चने, तो वहां पर हम आपको बताएंगे 16। उत्पत्ति स्थान की जब कभी बात करते हैं तो इस वाले चने का जो उत्पत्ति स्थान होता है, जो गेहूं का होता है, वही इस वाले चने का होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पुष्पक्रम इसमें कौन सा होता है, तो रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और फल के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो पॉड होता है, पॉड को हम फली भी कहते हैं, चाहे आप पॉड लिख लो या फली लिख लो, ठीक है। उसके बाद जड़ तंत्र की बात करते हैं तो जड़ तंत्र इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। कौन सी, मूसला जड़ इसमें पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टैप रूट। और टैप रूट क्या होती है, हमने पहले या दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से चित्र बना के बताया है कि टैप रूट क्या होती है। आप इसको लिख लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चने से संबंधित कुछ अन्य चीजों पर, और अच्छे से इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू पर बात कर लेते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या पाया जाता है। पोषण मान,
पोषण मान पर जब हम चर्चा करेंगे तो पहला बिंदु आएगा कार्बोहाइड्रेट। हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको याद करना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 61.5% के रूप में देखने को मिलता है। मेन है यहाँ पर प्रोटीन। चने में प्रोटीन कई बार पूछी गई है और दाल मुख्यतः प्रोटीन का ही स्रोत होती है। प्रोटीन होती है 21.1%। कितना होता है? 21.1% के केस में प्रोटीन पाई जाती है। ये हमने पोषण वैल्यू के बारे में देख लिया। आप चने से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट लिखते हैं, जैसे विश्व में सर्वाधिक चना उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक चने का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? दूसरा पॉइंट, भारत में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है? तो विश्व की जब बात करेंगे तो भारत होगा। क्या होगा? भारत। भारत के अंदर सर्वाधिक चना का उत्पादन किया जाता है। और भारत में अगर बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा चने का प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा चने का प्रोडक्शन किया जाता है। कहा जाता है कि चना ऐसी फसल है जिसके पौधे का भी उपयोग होता है और जिसकी दाल का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। जैसे चने को भिगोकर खाते हैं, चने की सब्जी बनाते हैं, चने का छोला बनाते हैं, चने का बेसन बनाते हैं, बेसन से रोटियां बनाते हैं और बेसन से मिठाइयां बनाते हैं। तो चने का बहुत सारा मल्टीपर्पज यूज होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है हमको। आगे हम बात करते हैं, चने का प्रयोग रक्त शुद्धि में किया जाता है। चने का प्रयोग रक्त शुद्धि में किया जाता है, रक्त शुद्धिकरण में किया जाता है। शुद्धिकरण में किया जाता है। चने की जब पत्तियां हम लोग खाते हैं तो हल्की हल्की सी खट्टी खट्टी पत्तियां लगती हैं। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, चने की पत्तियों में खटास का कारण, चने की पत्तियों में खटास का कारण, आप कभी पत्तियां खा के देखना, उसमें खटास आती है। पत्तियों में खटास का कारण, तो चने में पत्तियों में खटास का कारण कौन सा होता है? अम्ल होता है। और अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो दो अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनसे चने की पत्तियों में खटास पैदा होती है, जिसमें हम लिखते हैं मैलिक अम्ल, जो सेब में भी पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल मिलकर चने की पत्ती में खटास का कारण बनाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो अम्ल के अंदर दो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें मैलिक अम्ल पाया जाता है 96% और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है 4%। ये 100% अम्ल पाया जा रहा है, तो जिसमें 96% अकेले मैलिक अम्ल होगा और 4% होगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ये तो हमने चने से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लिए जो हमें जनरल पॉइंट्स के रूप में पढ़ने चाहिए थे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, भारत में कहाँ प्रोडक्शन होता है, चने का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, हमने बताया ना। इसका प्रयोग दाल, सब्जी, छोला वगैरह सब में प्रयोग कर लेते हैं। मिठाइयाँ इवन भी बनती हैं। आप बेसन की मिठाइयाँ खाते होगे, बेसन कहाँ से तैयार किया जाता है? चने से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम आने वाले पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं चने के। जैसे इससे संबंधित चनों का वर्गीकरण हम देखेंगे, एक देसी चना और एक काबुली चना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं
एक होगा देसी चना, एक होगा काबुली चना। एक तरफ हम लोग लिखते हैं देसी चना, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे काबुली चना। काबुली चना बेसिकली बड़ा होता है दाने में, आप सब लोग खाते होगे, जानते होगे, इससे छोला तैयार किया जाता है काबुली चने से। ठीक है, तो देसी चने में सबसे पहला जो हमारा बिंदु आएगा वो आएगा इसके वैज्ञानिक नाम से लेकर के। तो वैज्ञानिक नाम पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसका नाम होता है साइसर एरिटिनम। और काबुली चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसका होता है साइसर काबुलियम। साइसर काबुलियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। दूसरी बात, गुणसूत्र संख्या पर जब हम बात करते हैं तो गुणसूत्र संख्या इसमें अलग हो जाती है और काबुली चने में अलग हो जाती है। तो गुणसूत्र 2n बराबर इसमें होते हैं 14, ये दूसरा पॉइंट है। और इसमें 2n बराबर होते हैं 16, काबुली चने में 2n होते हैं 16। तीसरा पॉइंट, दाने का आकार छोटा, दाने का आकार छोटा और इधर दाना बड़ा या दाने का आकार बड़ा। छोले देखने में आपको बड़े लगते हैं, इधर लिखेंगे दाने का रंग सफेद, हरी अवस्था में हरा होगा, वैसे मैच्योरिटी पर आ जाएगा सफेद। और इधर दाने का रंग भूरा, दाने का रंग भूरा। दाने का रंग कैसा होता है इधर? भूरा होता है। इतने पॉइंट्स हमने देखे देसी चना और काबुली चना के बारे में, क्योंकि यहीं से प्रश्न निकल कर आएंगे पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, इस पे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। बीज दर। तो जो छोटा छोटा चना होता है इसका बीज दर जो है कम पड़ेगा, 60 से 80 केजी पड़ेगा प्रति हेक्टेयर। और जो बड़ा चना होगा इसका जो सीड रेट होगा वो ज्यादा पड़ेगा, इसका सीड रेट पड़ेगा 80 से लेकर के 100 केजी। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर में हम कितना बीज डालेंगे? 800 से लेकर के 1000, सॉरी 800 से लेकर के 80 से लेकर 100 केजी, 800 निकल गया, 80 से लेकर के 100 केजी। अब हम बात करते हैं इनका फसल अंतरण कब रखते हैं। तो अंतरण कितना रखते हैं? अंतरण की जब बात आती है तो हम लोग अंतरण रखते हैं 30 इंटू 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। अंतरण का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर हम लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे और 10 सेंटीमीटर रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी। इधर की अगर हम बात करते हैं अंतरण में तो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये हो गए बेसिक से डिफरेंस, ये अंतर। ठीक है, उपज अगर बात करें तो इसकी ज्यादा मिलेगी। उपज की अगर बात करते हैं तो इसकी उपज जो मिलती है वो 25 से 30 क्विंटल मिलती प्रति हेक्टेयर, और इधर से उपज कम प्राप्त होती है। उपज इसकी कितनी मिलती है? 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और एक और पॉइंट बच गया है, ओरिजिन प्लेस। तो ओरिजिन प्लेस इसका होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। और काबुली चने का जो ओरिजिन प्लेस है वो काबुल है, और काबुल कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान की। ठीक है, काबुल मिलेगा कहीं कहीं, कहीं कहीं अफगानिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान अलग अलग है। और ये जो काबुली चना है इसका प्रयोग हम छोला बनाने के रूप में करते हैं। जो काबुली चना होता है इसका प्रयोग हम लोग छोला बनाने के रूप में करते हैं।
लिख सकते हैं छोला बनाने में प्रयोग। छोला बनाने में प्रयोग। कुछ स्पेशल वैरायटियां होती हैं जो छोले के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे K4, K5, L144, L550। ये जितनी भी वैरायटी हैं ये सब छोला बनाने के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये काबुली चने की ही वैरायटियां होती हैं, इनसे छोला तैयार किया जाता है। ये तो हमने चने के बारे में एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपके बीच बताया। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। चलो, यहां तक हमने देखा कि देसी चना और काबुली चने के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आगे आने वाले बिंदुओं पर हम कुछ प्रयास करेंगे, जैसे इसका बीड मैनेजमेंट हो गया, इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया, इरिगेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, वैरायटी का केस हो गया, वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब खरपतवार प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, अच्छा आप बात करोगे खरपतवार कौन कौन से लगते हैं, तो रबी ऋतु के जो भी खरपतवार होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो खरपतवार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, खरपतवार का चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे आपका, तो वहां पर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का चैप्टर बड़ा कठिन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। वीड मैनेजमेंट हम दलहनी कुल की फसलों में दो अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे पहला, अगर मान लो फसल बुवाई से पूर्व, हम फसल ही नहीं बोए हैं, फसल बुवाई से पूर्व अगर हमें खेत में पता है कि खेत से खरपतवार उग सकते हैं, तो हम फसल बोने से पहले ही क्या करेंगे, खरपतवार का कंट्रोल करना प्रयास करेंगे। तो फसल बुवाई से पूर्व जैसे हम खरपतवार मारेंगे, तो एक हमारे पास आता है फ्लूक्लोरालेन। फ्लूक्लोरालेन, इसका व्यापार नाम क्या होता है, जैसे आप मार्केट में लेने जाओगे किसी दुकानदार से और आप बोलोगे फ्लूक्लोरालेन दे दीजिए, क्योंकि बहुत दुकानदार मोस्टली, ये जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे ही हों, तो वो चौंक जाएगा कि आप क्या मांग रहे हो, तो वो जानता है इसको वासालीन से, वासालीन, ठीक है, वो वासालीन से जानेगा इसको। अगर हम मान लो आलसपन वाले हैं, फसल बोने के बाद ससुराल चले गए, ध्यान ही नहीं दिए फसल पर, और उसमें खरपतवार आ गए, तो हम क्या करते हैं, फसल बुवाई के बाद भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फसल बुवाई के बाद, अगर हम फसल बुवाई के बाद खरपतवारों को मारना चाहें तो हम कैसे मार सकते हैं, हमारे पास एक दवाई होनी चाहिए, उस दवाई का नाम है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन, और इसका जो ट्रेड नेम है वो स्टाम्प के नाम से जानते हैं, मार्केट में इसको स्टाम्प के नाम से जानेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि पेंडिमेथिलिन को हम पोस्ट इमरजेंस या प्री इमरजेंस किसमें रखते हैं, तो पेंडिमेथिलिन दोनों का उपयोग, दोनों में उपयोग आता है, काम आता है। अब हम बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई, इरिगेशन की जब हम बात करेंगे, सिंचाई क्या होता है, वर्षा के अतिरिक्त किसी भी फसल की अच्छी बढ़वार के लिए हम पानी देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। जैसे अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ, उसको हम क्या बोल देंगे, इरिगेशन। सिंचाई की दो ही स्टेज इसमें होती हैं, एक तो होती है पुष्पावस्था से पहले, पुष्पावस्था से पहले जिसको बोलते हैं प्री फ्लावरिंग, और एक होता है फली बनते समय, पॉड फॉर्मेशन, फली बनते समय। अच्छा, इसमें एक रीजन होता है कि हम पुष्पावस्था के पहले सिंचाई करते क्यों हैं चने में, क्योंकि चना जो होता है पाले के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्रॉप होती है, और पाले से बचाने के लिए आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे गुप्त ऊष्मा वाला चैप्टर, लेटेंट हीट वाला, तो आप जानते होंगे कि बर्फ जो होती है उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है और पानी की कितनी होती है, ठीक है। तो जहां कहीं भी पाला पड़ रहा हो वहां हम सिंचाई करके
भाई कम से कम 5.5 गुना ज्यादा होती है पानी की गुप्त ऊष्मा बर्फ की गुप्त ऊष्मा से। बर्फ की 80 कैलोरी होती है, पानी की 560 के आसपास होती है। तो जहां बर्फ पड़ रही है वहां हम पानी लगा देते हैं, वो डाउन हो जाती है। पाले से बचाने के लिए या तो हम फसल को सिंचाई करेंगे या फिर हम धुआंबारी कर देंगे, उत्तर दक्षिण दिशा से हम धुआं प्रवाहित कर देंगे, या फिर हम H2SO4 का 0.1% का घोल प्रयोग कर लेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे, चना पाले के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील फसल है। चना पाले मतलब फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, पाले के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील फसल है। फसल को तो जानते हो कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, हमने क्या बात की, चना पाले के प्रति सर्वाधिक या सबसे संवेदनशील फसल है। अब ये जो पाला होता है चने में, ये पड़ता कब है? तो पाला चने में पुष्पावस्था के समय पड़ता है, पुष्पावस्था के समय सबसे ज्यादा पाला पड़ता है पुष्पावस्था के समय। और अगर हमें इससे उपचार करना हो, पाले का उपचार हमें करना हो चने में, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, पुष्पावस्था से पूर्व सिंचाई, पुष्पावस्था से पूर्व सिंचाई। इसीलिए हम पहले सिंचाई कर रहे थे उसमें। इस समय चने की फसल बोई हुई होगी साग पर्पस के लिए छोटे स्केल पे। दूसरा हम बात करते हैं धुआं का प्रयोग। जो फसलें होती हैं उसमें धुआं का प्रयोग करके भी हम पाले से बच सकते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रयोग है 0.1% H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि चना पाले के प्रति संवेदनशील फसल है, पाले से बचाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा चने के ऊपर। अब हमने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया। अब एक प्रोसेस इसमें बचा हुआ है जो डिजीज का है, पेस्ट का है, उसके साथ साथ पेस्ट कंट्रोल से तो क्वेश्चन इसमें पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल इसका बहुत ही लाजवाब है और कई बार पेस्ट और डिजीज से क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद बचता है वैरायटी। 3 कॉन्सेप्ट बचते हैं। आज का टाइम भी हो गया है, कल की क्लास में हम इसके बाद कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे, एक बिंदु आगे और हम लोग पढ़ लेंगे। पहले फोन कर दो कि घर पे थे नहीं, बाहर से आए, उसका मतलब वो जान जाएंगे कि खाना नहीं खा के आए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चने से संबंधित। जैसे इसमें एक रोग आता है, डिजीज, उस रोग का नाम है उकठा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विल्ट। अब ये विल्ट जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो फंगस से भी होता है, दूसरा वाटर स्कॉर्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तब भी पौधा विल्टिंग करने लगता है। परंतु ये जो चने में उकठा लगता है
ये फंगस के द्वारा लगता है। फंगस को हम क्या बोलते हैं? कवक। और कवक अम्लीय पीएच पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर इनको पीएच अम्लीय मिल गया तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, तो कौन सा कवक होता है? फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। नाम देखो कितने खतरनाक हैं। अरे अजय देवगन रख देना चाहिए था। ऑक्सीस्पोरियम, ये इस फंगस का नाम है। और ये जो फंगस होता है ये रोग पैदा करता है, उकठा। और ये उकठा कैसा रोग है? सॉइल बोर्न डिजीज है। कहने का मतलब मृदा जनित रोग। यहां से प्रश्न बना हुआ है पेपर में कि कैसा रोग है? मृदा जनित रोग होता है। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया, कवक के बारे में जान लिया, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अब बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे करेंगे। इसका बचाव कैसे करेंगे उकठा का? तो बचाव से क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट बचाव में आएगा, चने को अलसी के साथ उगाना। चने को अलसी के साथ उगाना। अलसी क्या है? एक रेशा वाली और एक तिलहनी फसल है। अलसी के साथ उगाना। इसका रेशा वहीं पैदा किया जाता है जो राज्य ठंडी जलवायु के होते हैं, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड। तो चने को अलसी के साथ उगा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रतिरोधी प्रजाति। प्रतिरोधी प्रजाति उगाकर। अब प्रतिरोधी प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो आपका आ जाएगा अवरोधी, सम्राट, उदय, वरदान। ये कुछ वैरायटी हैं जो प्रतिरोधी प्रजाति हैं। इनको उगाकर हम उकठा से बच सकते हैं। तीसरा, फसल की बुवाई। ये पॉइंट नोट कर लेना, 2015 यूपी कैटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। फसल की बुवाई 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। गहराई पर करनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट्स भी लिख लो, इसी में जगह है अभी। लिखते हैं चौथा पॉइंट। हमने क्या बताया? एक तो रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर लेंगे, दूसरा फसल की बुवाई जो है 8 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ में करेंगे। रीजन, अगर हम 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुवाई कर लेंगे तो ये जो विल्ट होता है ना, इस फंगस, ये सॉइल के बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। जब नीचे बीज होगा तो उसमें अटैक नहीं कर पाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। फसल तब तक हमारी ऊपर आ जाएगी। ट्राइकोडर्मा कवकनाशी का प्रयोग। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी का प्रयोग। फफूंदनाशी का बुवाई के समय प्रयोग। अब ट्राइकोडर्मा इतना सस्ता कवकनाशी है जिसका कोई जवाब नहीं। अब ट्राइकोडर्मा एक शब्द है, इसी से मिलते जुलते बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, ठीक है, हेलिकोबर्मा, एक जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो चौथा क्या है? ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी का प्रयोग करके हम इसको प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा एक रोग होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, एस्कोकाइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है जब पौधे देखोगे तो एकदम जले से दिखाई पड़ेंगे, एकदम जल जाएंगे, ऐसा लगता है कि इसमें कोई फायर लगा गया हो। एस्कोकाइटा ब्लाइट भी किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। और इस फंगस का नाम बहुत सरल है याद करना, यही नाम होता है, एस्कोकाइटा रावी। एस्कोकाइटा रावी नाम होता है इसका। इसके उपचार के लिए बहुत सारी चीजें प्रयोग करते हैं। एक प्रतिरोधी वैरायटी है, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इस रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? तो गौरव। और गौरव ऐसी वैरायटी है जो चना और सोयाबीन दोनों की है। चना और सोयाबीन दोनों फसलों की वैरायटी है। आने वाले समय में सोयाबीन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और यहाँ पर एक और हमने वैरायटी लिखा रखी थी, वरदान।
तो वरदान के बारे में भी बात कर लेते हैं। वरदान 3 फसलों की वैरायटी है। एक तो चने की भी है, बरसीम की भी है और मस्टर्ड की भी है। ये 3 फसलों की वैरायटी है वरदान, तो याद रखोगे। यहाँ पे वरदान से भी क्वेश्चन। हमने यहाँ पर रोग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कीट से संबंधित। कीट पर चर्चा करेंगे, जो कि आज की क्लास का अंतिम बिंदु भी होगा। कीट इसमें एक ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है और वही कीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कर लेता हूं। पहला कीट लिखता हूं कटवर्म, जिसको हम बोलते हैं कटवा कीट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कटवर्म। इसका नाम होता है एग्रोटिस एप्सिलोन। इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो नाम होता है एग्रोटिस इप्सिलोन। अंग्रेजी में इप्सिलोन में साइलेंट होता है, ठीक है, पी। तो एग्रोटिस इप्सिलोन हमने लिख दिया। कटवर्म जो होता है ये रात्रि के समय आक्रमण करता है। रात्रि के समय आक्रमण, इसका जो पेस्ट होता है वो रात्रि के समय चने की फसल को ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। अब आएगी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। यहीं से क्वेश्चन आएगा, जिसको बोलते हैं फली छेदक या फली वेदक। फली छेदक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉड बोरर। पॉड बोरर की जब हम बात करते हैं, इसका नाम होता है हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा। हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा। और ये दिन के समय आक्रमण करता है। दिन में आक्रमण करता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसका प्रबंधन, इस कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके नियंत्रण पर बात आती है। पहला इसका नियंत्रण हम लोग प्रयोग करते हैं एनपीवी का प्रयोग। अब ये एनपीवी क्या होता है, इसको समझते हैं। एनपीवी का मतलब होता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। कहने का मतलब ऐसा वायरस जिसका प्रयोग हम कीटों को मारने के लिए करते हैं। ये जैव टेक्नोलॉजी के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा हम कर पाए हैं। इसको बायो एजेंट का भी रूप देते हैं। ऐसा वायरस जिसका प्रयोग हम कीटों को मारने के लिए करते हैं। मार्केट में आप इसको खरीदने जाओगे तो इल्कार के नाम से ये मिलेगा, और ये 250 की मात्रा में, 250 ppm की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है हेलिलूर नामक फेरामेंट ट्रैप का प्रयोग। हेलिलूर नामक फेरामेंट ट्रैप का प्रयोग, फेरामोन ट्रैप का प्रयोग। अब ये फेरामेंट ट्रैप क्या होता है? फेरामेंट ट्रैप की बात अगर हम करें तो इधर हम आपको बताते हैं। एक अगर हेक्टेयर जमीन है तो उसमें 10 से 15 स्टिक्स ऐसे लगाते हैं। इस प्रकार से ये स्टैंड होता है और यहाँ पर ये इसका नेट होता है। इस प्रकार से ये पूरा नेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जाल बना होता है पूरा। ये इस प्रकार से जाल होता है और इसमें बेचारे जो नर कीट होते हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है। क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसी पर यहाँ पर
ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। मादा सेक्स हार्मोन का प्रयोग यहां पर होता है, और वो हार्मोन होता है एक्डाइसोन मोस्टली। यहाँ पर मादा सेक्स हार्मोन का उपयोग होता है और नर सोचते हैं कि यहाँ पर मादा बैठी है, मतलब उन वो भ्रम में पड़ जाते हैं। और जैसे ही मेल इंसेक्ट यहाँ पर जाते हैं और एक बार इस नट के अंदर आ गए, वापस बाहर नहीं जा पाते, इस प्रकार से नट बुना हुआ होता है। तो एक बार गए, फंस गए। इनके साथ क्या हुआ, इमोशनल अत्याचार हो गया। शायद ये कीट राहत इंदौरी की लाइन वो नहीं पढ़े होंगे। राहत इंदौरी की लाइन जानते हो तुम लोग? अरे वो जो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाले ये नहीं पढ़े होंगे बेचारे। तो एक बार गए और वहां पे जाके फंस गए। तो ये फेरामेन ट्रैप से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और फेरामेन ट्रैप से जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जाता है कि फेरामेन ट्रैप जो मेथड है वो बायोलॉजिकल है या फिजिकल है। अब इसमें कंफ्यूजन आती है कि फेरामेन ट्रैप जो है बायोलॉजिकल है या फिजिकल है या मैकेनिकल है। बच्चे सब बायोलॉजिकल करके आते हैं, यहीं से गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये मैकेनिकल मेथड होता है। इंसेक्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे सारी चीजें। तो चने में यहीं तक अभी हम रख रहे हैं। आगे आपको एक पढ़ाना है निपिंग प्रोसेस, जो मैं कल पढ़ा के फिर अगली खेती पर प्रारंभ करेंगे। आज का बिंदु यहीं तक है अपना, ठीक है।